लिखेंगे एल नीनो एवं भारतीय मॉनसून पर इसका प्रभाव। एल नीनो एवं भारतीय मॉनसून पर इसका प्रभाव। एक प्रश्न बड़ा स्पष्ट है, उसको आप याद रखेंगे, क्या है कि जो भारतीय मॉनसून है वो एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो कि किसी एक क्रियाविधि से संचालित नहीं होती है ना। अगर हम कहें कि सिर्फ स्थल और जल पर जो भिन्न ऊष्मीय परिसंचरण है इसकी बात कर ले, वायुदाब अलग अलग बन रहे हैं इसकी बात कर ले, सिर्फ उसी से प्रभावित हो रहा है ऐसा नहीं। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं जेट धाराएं आ रही हैं, आईटीसी जेट की पेटी ऊपर खिसक रही है, नीचे आ रही है ना, उन सब चीजों का प्रभाव सम्मिलित है। और वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो कुछ प्रक्रियाएं ऐसी भी है जो घट तो रही है भारत से काफी दूर, लेकिन फिर भी वो भारतीय मॉनसून को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो यहां पर एक ऐसा ही फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा जिसे हम बोल रहे हैं एल नीनो का फिनोमेना। क्या है ये एल नीनो? कुछ छोटी छोटी चीजें एक आध जो हमें याद रहनी चाहिए, जैसे एल नीनो जो है इसको इंग्लिश में हम नाम देते हैं, ऐसे तो ये लैटिन टर्म है, लैटिन शब्दावली है, इसकी जो मीनिंग होती है वो हम लिखते हैं चाइल्ड क्राइस्ट, छोटा यीशु। इसलिए क्योंकि यह फिनोमेना जो है वो उत्पन्न होता है कब? लगभग क्रिसमस के आसपास, है ना, लगभग क्रिसमस के आसपास उत्पन्न होता है। तो लोगों ने इसको नाम दे दिया क्या? एल नीनो का। अभी ये हमें समझना है कि एल नीनो क्रिसमस के आसपास कहां उत्पन्न हो रहा है और इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर कैसे पड़ रहा है। तो ये जो चीज उत्पन्न हो रही है जिसे हम एल नीनो नाम दे रहे हैं, ये है क्या? कहते हैं ये एक गर्म महासागरीय धारा है। एल नीनो क्या है? एक गर्म महासागरीय धारा है। आप में से कोई मुझे बताएगा महासागरीय धारा किसे कहते हैं? महासागरीय धाराएं, जल का प्रवाह तो है, धारा कह रहे हैं तो प्रवाह ही होगा, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है, जैसे हम जब किसी सागरीय क्षेत्र पर चले जाए, किसी तटीय क्षेत्र में चले जाए, बीच पर घूमने चले जाए, तो हमें क्या दिखाई देता है कि एक रेगुलर बेसिस पर सागर की तरंगे जो है वो ऐसे ऐसे आई और फिर वापस चली गई, आई और वापस चली गई। उनको हम जनरली सी वेव्स कहते हैं, उनको हम धारा नहीं कहते, उनको हम क्या बोलते हैं? सी वेव्स कहते हैं या सागरीय तरंगे बोलते हैं। वो सागरीय तरंगे, और इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? कहा वायु का फ्रिक्शन, है ना, जो पवन चल रही है उससे जो घर्षण बल प्राप्त हो रहा है, वो घर्षण बल क्या कर रहा है? जल के ऊपरी सतह का, ऊपरी सतह से जो जल है उसको खींचकर लाता है तटों तक और फिर वापस चली जाती है। तो उनको बोल दिया सी वेव्स। एक होते हैं जिनको हम टाइड्स बोलते हैं, ज्वार। ज्वार क्या है? कहते हैं ज्वार भी सागरीय क्षेत्र में या सागरीय जल में उत्पन्न होने वाली ऊंची ऊंची तरंगे हैं जो कि सूर्य, चंद्रमा एवं जिसको बोलते हैं अपसरित बल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, उनके कारण उत्पन्न होता है। तो ये भी एक तरीके का वाटर मूवमेंट है, कहां? सागरीय क्षेत्र में। इन दोनों से हटकर जो महासागरीय धारा है या जिसको हम ओशन करंट कहते हैं, ओशन करंट सागरीय जल का, सागर के सतही जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाह है। सागर के सतही जल का एक निश्चित दिशा में
प्रवाह है जो कि सामान्यतः या तो महाद्वीपों के तटों के सहारे देखने को मिलता है या फिर विषुवत रेखा के समानांतर देखने को मिलता है ना। तो ऐसे जल के प्रवाह को जो लगातार इस प्रकार से चल रहे हैं, इनको हम बोलेंगे क्या? ओशन करंट्स। इनको हम बोलेंगे महासागरीय धाराएं। और ये महासागरीय धाराएं कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जिसमें प्रमुख कारण ये बताया जाता है कि जल का घनत्व जो है ना, डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो है, उसमें अंतर के कारण ये इस प्रकार की धाराएं जो है वो उत्पन्न होती है। जैसे विषुवत रेखा के क्षेत्र के पास बोले कि वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा वाष्पीकरण के कारण वहां पर जल का घनत्व कैसे क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लवणता ज्यादा हो जाएगी। और जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की ओर जाएंगे, जल का घनत्व कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में ज्यादा घनत्व से कम घनत्व वाले क्षेत्र की ओर जल क्या होगा? प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम बोल देंगे ये एक प्रकार की महासागरीय धारा है। अब ये जो महासागरीय धाराएं हैं, ये दो प्रकार से बांट ली जाती हैं। एक तो है गर्म महासागरीय धारा, दूसरी है ठंडी महासागरीय धारा। अगर आप मैप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं, ये जो महासागरीय धाराएं इस तरीके से इस मैप में एरो के साथ दिखाई जा रही हैं, इनमें से कुछ एरो देखिए लाल रंग के हैं और कुछ नीले रंग के हैं। जो लाल रंग के एरो हैं, इनको सूचित किया जा रहा है गर्म महासागरीय धाराओं के लिए, और जो नीले रंग की है, इनको सूचित किया जा रहा है ठंडी महासागरीय धाराओं के लिए। ठीक है। तो ये जो भी एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कहां हैं? तटों के समानांतर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तटों के साथ। अब इसमें ध्यान रखना है कि गर्म किसे कहेंगे और ठंडी किसे कहेंगे। लोग ये कहते हैं कि भाई तापमान के आधार पर ये होगा। निश्चित रूप से तापमान इसमें शामिल है, लेकिन हम कैसे कहें? जैसे यहां पर अगर आप देखें तो सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों की ओर गए तो तापमान क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? कम होगा, घटेगा। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, विषुवत रेखा के निकट ये धारा आ रही है, जिसे कैनरी धारा या कैनरी करंट बोलते हैं, इसको नीले एरो से दिखाया गया, यानी ये ठंडी धारा है विषुवत रेखा के निकट होने के बावजूद भी। और इससे ऊपर ये धारा जा रही है जो नॉर्वे के पास जा रही है, इसको लाल एरो से दिखाया गया, जो कि क्या है? गर्म धारा है। तो अगर तापमान, जल के तापमान पर आधारित है ये, तो जो नॉर्वे वाली है ये ठंडी धारा होनी चाहिए, और जो कैनरी धारा है इसको गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कैसे हम बांटते हैं? कहते हैं गर्म धारा वो होती है जो कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जो धाराएं जाएंगी, ये गर्म धाराएं होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब निम्न से उच्च की ओर जाएंगी तो निम्न पे उसका तापमान ज्यादा है, उच्च क्षेत्र में जाने के बावजूद भी वहां के तापमान को बढ़ा देंगी थोड़ा, है ना। ऊपर जाने पर क्या करेंगी? बढ़ा देंगी। तो इसलिए वो कैसी धारा हो जाएगी? गर्म धारा हो जाएगी। दूसरी ओर ठंडी धारा कौन सी है? जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र से निम्न अक्षांश की ओर आती है, निम्न अक्षांश की ओर, है ना, आएंगी। इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे ठंडी धारा। क्यों? क्योंकि ये जहां पहुंचेगी वहां के जल के तापमान को कम कर देंगे। जैसे कैनरी धारा अफ्रीका के पास आ रही है, तो वो ऊपर से नीचे आ रही है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश आ रही है, वो विषुवत रेखा के आसपास के जो जल के तापमान को कम करने का काम कर रही है, तो वो ठंडी धारा होगी। तो इस प्रकार से दो धाराओं की बात कर ली। ठीक। एक तो हमें यह जानना था महासागरीय धाराएं क्या है। अब वास्तविकता में आए, हमें तो एल नीनो के बारे में पढ़ना है चूंकि, तो एल नीनो क्या है जरा इसके विषय में जाने। कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? इसके लिए हमें दो तीन धाराओं का जिक्र करना होगा। देखिए, एक तो हम जाने विषुवत रेखीय गर्म महासागरीय धारा।
ये वो धारा है जो कि विषुवत रेखा के उत्तर में और दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कैसे बहेगी? पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में। पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के उत्तर में एवं दक्षिण में, इनको क्या बोलेंगे? विषुवत रेखीय धारा। और चूंकि ये विषुवत रेखा के पास है इसलिए गर्म होगी, ठीक है। दूसरी जो है इनको बोलेंगे विषुवत रेखीय प्रतिधारा। ये धारा पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग विषुवत रेखा के समानांतर, पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर, ठीक है। तो इनको बोल दिया विषुवत रेखीय प्रतिधारा। और एक यहां पर इससे संबद्ध जो होगा वो धारा होगी हमारे पास पेरू या हम्बोल्ट की, पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा, ठीक है। ये धारा कहां बहती है? ये धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर देखिए, इसको अफ्रीका मान लीजिए, ये हमारे पास दक्षिण अमेरिका है, इधर आप ऑस्ट्रेलिया मान लीजिएगा, यहां भारत है, ठीक है। अब हमें एल नीनो का फिनोमेना चूंकि पढ़ना है इसलिए हम ये ध्यान रखें कि हमारे पास ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से ऐसे जा रही है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, ऐसे जा रही है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, और इस तरीके से आ रही है विषुवत रेखीय प्रतिधारा। कौन सी? ये वाली।
बीच वाली है विषुवत रेखीय प्रतिधारा, ऊपर उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, नीचे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। और जो स्थिति हमें ये प्रशांत महासागर होगा, है ना, तो जो स्थिति हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिल रही है, सेम स्थिति जो है वो हमें देखने को मिलेगी अटलांटिक महासागर में भी, इस प्रकार से ऐसे ऊपर नीचे, और बीच में कौन सी धारा है, विषुवत रेखीय प्रतिधारा। और यहां पर हिंद महासागर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा चूंकि हमारा संबंध किससे है, एक तो इससे होगा विषुवत रेखीय प्रतिधारा से, और दूसरा पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा से। तो पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा जो है वो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है। यहां पर देखिए पेरू देश है ना, तो पेरू के आसपास से होकर ये गुजरे और ये आगे आने के बाद इस तरीके से दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में आकर मिल जाती है ना, ये आगे आने के बाद इधर मिल जाती है, ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है सबसे ज्यादा, जो वो ये है कि ये हमारे पास पेरू की ठंडी धारा है, और यहां पर हमारे पास ये जो है ये विषुवत रेखीय प्रतिधारा, एक गर्म धारा। ठीक है, अब देखिए यहां समझ ले पहले, ये जो एल नीनो की स्थिति आ रही है ये कैसे उत्पन्न हो रही है। हमें ये बताया जाता है कि सामान्य रूप से ये जो प्रशांत महासागर में आपको स्थिति दिखाई देगी, प्रशांत महासागर इधर भी है और उधर ऑस्ट्रेलिया से पूर्व में होगा, तो इस प्रशांत महासागर में स्थिति ये है कि यहां से उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जाती है, वो इधर आ गई, और इधर आने के बाद ये फिलीपींस के तट के आसपास से टकराई, और टकराने के बाद एक हिस्सा इसका ऊपर मुड़ गया और दूसरा हिस्सा इधर मुड़कर इधर जाने लगा, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, और यहां पर इधर निकल कर आया, जिसको हम बोलेंगे क्या, विषुवत रेखीय प्रतिधारा। ठीक है, वैसे ही दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा जाएगी, ये यहां से इधर आएगी निकलकर, और निकलने के बाद न्यू पापुआ गिनिया के पास आकर टकराई, तो इसकी एक शाखा नीचे चली आई ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, और दूसरी शाखा जो है वो फिर आकर इधर मुड़ गई, इस बीच वाली धारा में परिवर्तित हो गई, जिसको हमने बोला विषुवत रेखीय प्रतिधारा, वो इधर चली आई। ठीक, यानी उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा जब यहां पर तटों से टकराती है तो उनकी एक एक शाखाएं मिलकर इस विषुवत रेखीय प्रतिधारा को जन्म दे रही है, और यह विषुवत रेखीय प्रतिधारा यहां तक पहुंच रही है ना। अब इससे आगे थोड़ा देखेंगे, जब विषुवत रेखीय प्रतिधारा दक्षिण अमेरिका के इस पश्चिमी तट से टकराती है तो टकराने के बाद इसकी भी दो शाखाएं बनती, यहां पर टकराने के बाद दो शाखाएं बनी, कौन, एक चली गई इधर और दूसरी चली गई इधर। समझ में आ रहा है, जब टकराएगी तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक शाखा चली जाएगी इधर जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाएगी, दूसरी दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाएगी। ठीक, ये सामान्य परिस्थिति है, सामान्य सर्कुलेशन है जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा नीचे से यानी दक्षिण के क्षेत्र से पेरू की ठंडी धारा या हम्बोल्ट की ठंडी धारा लगातार चल रही है तटों के सहारे ऊपर की ओर, और यह धारा भी आगे जाकर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है ना, यानी इधर से और इधर से ये दोनों धाराएं गई और आगे जाकर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में बदल गई, और इधर आकर फिर टकराई तो फिर ऐसे और इधर निकल जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज कर ले कि कैसे कैसे ये हो रहा है सिस्टम, इधर से जा रही है और यहां से निकलने के बाद इधर मुड़ गई एक और एक नीचे चली आई। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की तरफ चली आई एक शाखा, और एक शाखा विषुवत-रेखीय प्रतिधारा के रूप में परिवर्तित होकर फिर से इधर आ गई। ठीक है, ये सर्कुलेशन चल रहा है हमारे पास। अब हमें यह ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, कब होगी, किस महीने में? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु दिसंबर, है ना? तो दिसंबर के महीने में जब ग्रीष्म ऋतु होती है और परिस्थितियां कुछ ऐसी परिवर्तित होती हैं जिसके कारण ये जो विषुवत रेखीय प्रतिधारा है ये टकराने के बाद जब मुड़ती है तो मुड़ने के बाद ये आगे नहीं बढ़ पाती दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के रूप में, बल्कि उसके स्थान पर ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे इस प्रकार से नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर आगे बढ़ जाती है, और जिस स्थान पर पेरू की ठंडी धारा बह रही होती है उसके स्थान पर यह बहने लगती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब दक्षिणी गोलार्ध में या यहां की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र के लिए ग्रीष्म ऋतु की स्थिति हो, नवंबर दिसंबर की बात, तो कई बार परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो जाती हैं या अनुकूल नहीं रह पाती, जिसके कारण जो विषुवत रेखीय प्रतिधारा है इस पश्चिमी तट से टकराने के बाद जब दो शाखाओं में बढ़ती है तो उसकी दक्षिणी शाखा दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के रूप में परिवर्तित होकर आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उसके स्थान पर यह हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धारा को विस्थापित करके खुद उत्तर से दक्षिण की ओर बहने लगती है। ऐसे पेरू वाली चूंकि ठंडी है वो नीचे रह गई और ये उसके ऊपर बहने लगती है, तो इसने पेरू की ठंडी धारा को विस्थापित कर दिया, है ना? वो धारा अब दिखाई नहीं देगी, बल्कि उसके स्थान पर कौन सी धारा आ गई? एक गर्म धारा आ गई। इसी विस्तारित विषुवत रेखीय प्रतिधारा को, विस्तारित विषुवत रेखीय प्रतिधारा जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, इसी को नाम दिया गया है एल नीनो का। इसलिए जो हमने परिभाषा में बात की कि एल नीनो क्या है, एल नीनो एक गर्म महासागरीय धारा है, तो ये वास्तविकता में क्या है? विषुवत रेखीय प्रतिधारा का विस्तार है। कहां विस्तार है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। और ये कब हो रहा है? मैंने आपको बताया लगभग क्रिसमस के आसपास उत्पन्न होता है, जिस समय वहां भीषण गर्मी चल रही होती है, पड़ रही होती है ना? तो चूंकि ये क्रिसमस के आसपास हो गया, इसलिए लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया? एल नीनो का नाम दे दिया। ठीक, ये तो यहां ये हमने समझा कि एल नीनो है क्या। अब जरा सुने इसका प्रभाव। जिस तटीय क्षेत्र के पास ठंडी धारा बह रही होती तो जल का तापमान कम है, और अगर जल का तापमान कम है तो वहां के जो पानी में रहने वाले जीव हैं और पेड़ पौधे जो है वो उसी तापमान के लिए एडाप्टेड है, उसी तापमान के साथ वो जीवित है। लेकिन अगर ठंडी धारा के स्थान पर गर्म धारा आ गई तो इस गर्म धारा के आने से सबसे पहले आप फैक्ट जाने कि यहां पर तटीय क्षेत्र में जो जल का तापमान है वो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, पहले की अपेक्षा 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से अब इस बढ़े हुए तापमान का जो प्रभाव पड़ेगा वो उस पानी में, उस जल में रहने वाले जीवों और पेड़ पौधों पर भी पड़ेगा। एक चीज। दूसरा, अगर जल का तापमान बढ़ा तो ये जलीय सतह पर होने वाले वाष्पीकरण को भी प्रभावित करेगा, है ना? ठंडी धारा के कारण यहां वाष्पीकरण की दर बहुत कम थी, अब जब गर्म धारा आ गई तो जल में वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा, तेज हो जाएगा, और वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा उसकी आपूर्ति होने लगेगी। तो उसका एक प्रभाव ये भी देखने को मिलेगा कि इस तटीय क्षेत्र के ऊपर वायुमंडल में तेजी से बादल बनना शुरू होंगे जो कि वर्षा कराएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हम दक्षिण अमेरिका में देख रहे हैं। क्या हो रहा है? जल का तापमान बढ़ गया, उसके कारण सबसे पहले जल में रहने वाले जो प्लावक हैं, प्लावक का मतलब तैरने वाले,
जो प्लावक पौधे हैं और प्लावक जंतु जो हैं, पहले तो प्लावक पौधे जो कि ठंडे जल में एडाप्टेड थे, गर्म जल आने के कारण वो मरना शुरू हो जाए, और उनको फीड करने वाले, उनको खाने वाली जो मछलियां हैं वहां या जलीय जीव जो है, वो उनको भोजन की कमी हो जाएगी तो वो भी मरना शुरू हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में, खासतौर से पेरू के तटीय क्षेत्र में, एंकोवी मछली एक प्रजाति है मछली की, एंकोवी मछली जो है वो पाई जाती है। वो मछलियां जो है इस क्षेत्र में मरना शुरू हो जाती है। किसके कारण? एल नीनो के आने के, और फिर मरेगी तो वो ऊपर आ जाएंगी, फिर सड़ना शुरू हो जाएंगी। तो इस तटीय क्षेत्र में, पेरू के तटीय क्षेत्र में महामारी की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, ऐसी स्थिति। तो यानी एल नीनो के उत्पन्न होने से पेरू के तटीय क्षेत्र में एक विपरीत प्रभाव देखने को मिला, है ना। दूसरा क्या, मैंने बताया कि जल में वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण की दर अगर बढ़ी है तो वायुमंडल में तीव्रता से जलवाष्प की आपूर्ति होगी और उस आपूर्ति से घने बादल बनेंगे जो कि तेजी से वर्षा कराएंगे। उस वर्षा के कारण क्या होगा कि पेरू का जो क्षेत्र है, खासतौर से तटीय क्षेत्र, यहां बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। सामान्य रूप से यहां ऐसी वर्षा नहीं होती, लेकिन जब एल नीनो आ जाएगा तो उस वर्षा, होने वाली वर्षा के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति तक देखने को मिल जाती है। दो स्थितियां देखी। तीसरी स्थिति क्या है कि चूंकि गर्म धारा बहने लगी और जल के ऊपर की जो वायु है वो भी गर्म होकर तेजी से ऊपर उठने लगी, यहां पर निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगा? गर्म होने के कारण जब वायु ऊपर चलने लगेगी तो वायुदाब कैसा हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। और जब वायुदाब निम्न हो जाएगा तो ये इस क्षेत्र की ओर जाने वाली पवनों को, जो वायु परिसंचरण ऐसे हो रहा था, उन पवनों को क्या करेंगी? अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करेंगी, इधर। यानी पवनों की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। और ये चूंकि पूरे प्रशांत महासागर में चल रहा है, ये इधर अगर ऑस्ट्रेलिया रहा तो ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरीके से, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से भी इस तरीके से पवने जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे, है ना। अगर मैं इस गोले को ऐसे घुमा पाता तो यहां पर हमें ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता, ऐसे, है ना। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से भी इस प्रकार से क्या होता? पवने उधर जा रही होती। इवन सिर्फ इतना ही नहीं होगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में, यानी आंतरिक क्षेत्र में भी वायु परिसंचरण ऐसे हो जाएगा, और फिर इससे आगे हिंद महासागर, तो ये भारत का क्षेत्र है, यहां पर देखें, हिंद महासागर में भी वायु परिसंचरण जो इधर जाना था और पार करके इक्वेटर को इधर मुड़ना था, वो इधर चल पड़ेगा। अब इससे होगा क्या? ये तो अभी आप कहेंगे, दिमाग में ये चीज आएगी कि ये तो जाड़े के दिन में हो रहा है, दिसंबर में, हमारे यहाँ तो जाड़ा है उस समय, हम मानसून पर इसका प्रभाव कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक बार जब इसकी उत्पत्ति हो जाती है तो ये तब तक समाप्त नहीं होता जब तक इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल नहीं आता, है ना। तो ये स्थिति कब उत्पन्न होगी? यहां पर शीतकाल नहीं आता, सॉरी, ये स्थिति कब उत्पन्न होगी? जब हमारे यहां ग्रीष्मकाल आएगा, है ना। तो तब तक ये स्थिति चलती रहती है, और इस कारण लंबे समय का पूर्वानुमान अगर करें मॉनसून का, तो लोग बोलते हैं कि इस हिंद महासागर में जो वायु परिसंचरण है ना, भारत की ओर देखने को मिल रहा था, जिसके कारण हवा जो थी वो इस प्रकार विषुवत रेखा पार करके कहां चली जाती? भारत में चली जाती, मानसून के पवन के रूप में। वो खिसक जाता है, कहां? वो खिसक जाता है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और इस कारण भारत में जो जून के प्रथम सप्ताह में मानसून की पवन पहुंचनी चाहिए थी, वो पवन यहां तक पहुंच नहीं पाई। तो उस जून के प्रथम सप्ताह में भारत में मानसून की वर्षा प्राप्त नहीं हो पाई। कहने का मतलब यह है कि जब जब एल नीनो की परिस्थिति उत्पन्न होगी दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र में, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, तब तब भारत में मानसून पवनों का आगमन देरी से होगा, और चूंकि मानसून पवन एक सप्ताह से 15 दिन देरी से पहुंचेंगी, तो उसका प्रभाव क्या होगा? उन एक सप्ताह या 15 दिनों की जो वर्षा है वो हमें नहीं मिल पाएगी।
तो ओवरऑल जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, जो वर्षा की मात्रा है, उसमें भी क्या हो जाएगी, प्राप्त वर्षा की मात्रा में कमी आ जाएगी। तो अर्थ ये बनता है कि अगर हम एल नीनो के प्रभाव को भारतीय मानसून पर परिलक्षित करने की कोशिश करें तो हमें यह पता चलेगा कि भारतीय मानसून के लिए यह हमेशा ही क्या रहा है, अनफेवरेबल रहा है ना, प्रतिकूल रहा है। भारत में मानसून देरी से पहुंचा है और मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में कमी है। यह स्थिति हमारे पास किसकी है, एल नीनो। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं छोटी छोटी जो आप लिख लें फटाफट। उल्टी परिस्थिति है, ठंडी धारा, ठंडी धारा को क्या बोलेंगे, ला नीना की परिस्थिति, भारत के लिए अनुकूल। ठीक है, लिखे एल नीनो एक जटिल मौसमी परिस्थिति है। एल नीनो एक जटिल मौसमी परिस्थिति है जो प्रत्येक 3 से 7 वर्षों में, जो प्रत्येक 3 से 7 वर्षों में एक बार उत्पन्न होती है तथा जिसके कारण सूखे, बाढ़ एवं मौसम की अन्य चरम परिस्थितियां, मौसम की अन्य चरम परिस्थितियां विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यह मौसमी तंत्र महासागरीय एवं वायुमंडलीय परिघटनाओं को सम्मिलित करता है। यह मौसमी तंत्र महासागरीय एवं वायुमंडलीय परिघटनाओं को सम्मिलित करता है। जिसमें विशेष रूप से पूर्वी प्रशांत महासागर में, विशेष रूप से पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के सहारे एक गर्म महासागरीय धारा, पेरू के तट के सहारे एक गर्म महासागरीय धारा की उत्पत्ति को शामिल किया जाता है। जो भारत सहित विश्व के अनेक स्थानों, जो भारत सहित विश्व के अनेक स्थानों की मौसमी परिस्थितियों को प्रभावित करता है। विश्व के अनेक स्थानों की मौसमी परिस्थितियों को प्रभावित करता है। वास्तविकता में एल नीनो गर्म
विषुवत रेखीय प्रतिधारा का विस्तार मात्र है। वास्तविकता में एल नीनो गर्म विषुवत रेखीय प्रतिधारा, गर्म विषुवत रेखीय प्रतिधारा का विस्तार मात्र है, प्रतिधारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से, पेरू अथवा हम्बोल्ट की ठंडी धारा, पेरू अथवा हम्बोल्ट की ठंडी धारा को विस्थापित कर उसके स्थान पर बहने लगता है। इस धारा के उत्पन्न होने से पेरू के तटीय क्षेत्र का तापमान पहले से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, पहले से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विषुवत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण, विषुवत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विक्षिप्तता आ जाती है, वायुमंडलीय परिसंचरण में विक्षिप्तता आ जाती है। कौमा सागरीय जल के वाष्पीकरण में अनियमितता आ जाती है, सागरीय जल के वाष्पीकरण में अनियमितता आ जाती है। तथा सागर में प्लावकों की मात्रा में कमी आती है, सागर में प्लावकों की मात्रा में कमी आती है, जिसके कारण सागर में मछलियों की संख्या भी घट जाती है, सागर में मछलियों की संख्या भी घट जाती है। नई लाइन से लिखेंगे, एल नीनो का उपयोग, एल नीनो का उपयोग भारत में लंबे समयावधि में प्राप्त की जाने वाली मॉनसून वर्षा, लंबे समयावधि में प्राप्त की जाने वाली मॉनसून वर्षा के पूर्वानुमान के लिए, मॉनसून वर्षा के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है।
जब जब एल नीनो की परिघटना उत्पन्न होती है, जब जब एल नीनो की परिघटना उत्पन्न होती है, भारत के विभिन्न भागों में, भारत के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन, दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन पांच से 15 दिनों की देरी से, 5 से 15 दिनों की देरी से होता है तथा मॉनसून ऋतु के दौरान मॉनसून ऋतु के दौरान प्राप्त होने वाले वर्षा की कुल मात्रा में भी, प्राप्त होने वाली वर्षा की कुल मात्रा में भी कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो स्थितियां जो है वो बड़ी स्पष्ट हैं कि एल नीनो के आने से भारत में मॉनसून की दशाओं में प्रतिकूल स्थिति देखने को मिलती है। मॉनसून देरी से पहुंचेगा और कुल मात्रा में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एक नीचे नोट लिख ले, लिखे ला नीना, ला नीना की परिघटना, ला नीना की परिघटना एल नीनो की परिघटना का ठीक विपरीत है, एल नीनो की परिघटना के ठीक विपरीत है। ला नीना की परिघटना एल नीनो की परिघटना के ठीक विपरीत है। इसमें दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों के सहारे, इसमें दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों के सहारे अत्यंत ठंडी धारा का प्रवाह, अत्यंत ठंडी धारा का प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, ठंडी धारा का प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण वायुमंडलीय परिसंचरण में होने वाला परिवर्तन, जिस कारण वायुमंडलीय परिसंचरण में होने वाला परिवर्तन भारत में मॉनसून आगमन, भारत में मॉनसून आगमन की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है, मॉनसून आगमन की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। ठीक है, तो दो परिघटनाएं हैं, एल नीनो से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, पूरे डिटेल में है। ला नीना का इफेक्ट जो है वो ठीक उसका उल्टा है, विपरीत है। तो ये स्थितियां हम नहीं, जब ठंडी धारा आएगी तो वाष्पीकरण, हाँ एल नीनो में तो होगी, वो बताया था आपको फ्लड की, हाँ बाढ़ की। इसमें नहीं, इसमें तो सामान देखिए,
चिली और पेरू के आसपास के जो क्षेत्र है वो काफी शुष्क क्षेत्र है। शुष्क क्यों है? क्योंकि सामान्य रूप से तो यहाँ ठंडी धारा बहती ही है, और उस ठंडी धारा के कारण चूंकि जल में वाष्पीकरण की दर काफी निम्न होती है, बादल नहीं बन पाते और वर्षा नहीं हो पाती, है ना। तो हमेशा ये स्थिति हमें याद रखनी होगी। कौन सी? देखिए, जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है या पश्चिमी पवन प्रवाह है, जब काफी ज्यादा तीव्रता से चलना शुरू होता है नीचे से, तो वो उसको और ज्यादा प्रभावित करता है ना, वो उसमें जाकर ऊपर मिलती है और फिर हाँ, तो नीचे से ऐसे जा रहा है और दक्षिण अमेरिका से तट से टकराने के बाद ऐसे ऊपर मुड़ गया, तो वो ऊपर जब उनका प्रवाह जो है वो ज्यादा तीव्र होता है तो उनके कारण ऐसा देखने को मिलता है। ओके, अभी देखिए हम लोगों ने जो बातें कर ली हैं वो काफी स्पष्ट है। अब हम सदर्न ओशन, अच्छा एक चीज और लिखनी है, वो भी लिख ही लें। हाँ, लिख लें उसको, एक दूसरा नोट लिखेंगे, है ना। लिखे, एल नीनो की परिघटना, एल नीनो की परिघटना के दौरान, एल नीनो की परिघटना के दौरान हिंद महासागर के क्षेत्र में हिंद महासागर के क्षेत्र में चलने वाला सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण थोड़ा पूर्व की ओर खिसक जाता है, थोड़ा पूर्व की ओर खिसक जाता है, अर्थात यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट की ओर खिसकता है। जब एल नीनो की परिघटना समाप्त हो जाती है तो पूर्व की ओर खिसका हुआ वायुमंडलीय परिसंचरण पुनः अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है, पुनः अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। वायुमंडलीय परिसंचरण के इस प्रकार के खिसकाव, वायुमंडलीय परिसंचरण के इस प्रकार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर खिसकाव, ऐसा लिखें, पूर्व एवं पश्चिम की ओर के खिसकाव को दक्षिणी दोलन या सदर्न ऑसिलेशन, है ना, या सदर्न ऑसिलेशन, है ना, SO बोलते हैं इसको, सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। चूंकि यह दक्षिणी दोलन एल नीनो की परिघटना का प्रभाव है, चूंकि यह दक्षिणी दोलन एल नीनो की परिघटना का प्रभाव है,
यह दक्षिणी दोलन एल नीनो की परिघटना का प्रभाव है। अतः सम्मिलित रूप से इन्हें एनसो, ENSO ऐसे ही लिख लेंगे, सम्मिलित रूप से इन्हें एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एनसो कहा जाता है। लिखें दक्षिणी दोलन की परिघटना डार्विन एवं ताहिती, डार्विन एवं ताहिती स्थानों के बीच, हाँ डार्विन, डार्विन ऑस्ट्रेलिया के पास है? नहीं नहीं, वो तो डार्विन वैज्ञानिक है, डार्विन जगह भी है, स्थान नहीं, ऐसा नहीं वाला, ये स्थान का नाम, हाँ ऑस्ट्रेलिया के पास। डार्विन एवं ताहिती स्थानों के बीच देखने को मिलती है। इन्हीं दो स्थानों को दक्षिणी हिंद महासागर के डाइपोल या द्विध्रुव कहा जाता है। के डाइपोल, DIPOLE, डाइपोल या द्विध्रुव, दो स्थानों को दक्षिणी हिंद महासागर के डाइपोल या द्विध्रुव, द्विध्रुव कहा जाता है ना। तो यही इस तरीके से दोलन कर रहे हैं, एक बार इधर खिसके फिर इधर खिसके, फिर इधर फिर इधर, है ना। तो ये सदर्न ऑसिलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पर, जिसे हमें ध्यान में रखना है। हाँ जी, अब मैं आपसे बात कर रहा था